राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो हेलो, वेलकम बैक। हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट किया था हमारा थर्ड एफोरिज्म का लास्ट पॉइंट, नॉलेज ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू बी क्योर। आज हम पूरा का पूरा थर्ड एफोरिज्म को रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद का हमारा टॉपिक होगा हमारा फोर्थ एफोरिज्म, जो कि है प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। थर्ड एफोरिज्म में हमारा वन लाइनर है। ये बेसिकली एक रिवीजन वीडियो है, तो इसमें हमने जो भी थर्ड एफोरिज्म में किया है इंट्रोडक्शन से लेकर लास्ट पॉइंट तक, वो सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो थर्ड एफोरिज्म का वन लाइनर है, वो है नॉलेज और प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन ऑफ द फिजिशियन। और एंड फोर्थ एफोरिज्म का जो वन लाइनर है वो है प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसा कि हमने देखा था इन द फर्स्ट एफोरिज्म, we have seen in the first aphorism the physician's aim is to cure the patient. In the second aphorism, what is the ideal form of cure, and it is now necessary to define that the knowledge of physician has to acquire that would enable him to treat the disease with justification and rationality. हमने जैसा कि फर्स्ट एफोरिज्म में देखा कि फिजिशियन का मेन एम है किसी भी पेशेंट को क्योर करना। तो फर्स्ट एम था हमारा कि हमें पेशेंट को आइडियली इन द एंड उसको क्योर दिलाना है। इन द सेकेंड एफोरिज्म वी हैव सीन व्हाट इज़ द आइडियल फॉर्म ऑफ क्योर, यानी कि हमें क्योर देना है, लेकिन वो क्योर का आइडियल फॉर्म कौन सा होगा, क्योर कैसा होना चाहिए, इसके बारे में, हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। एंड नाउ अब नेसेसरी है कि हम ये डिफाइन करें कि ये दोनों चीज़ों के लिए फिजिशियन के पास कौन से नॉलेज होने चाहिए, ऐसे कौन से चीज़ों का नॉलेज है जो फिजिशियन को एक्वायर करना चाहिए, अनेबल करना चाहिए, ताकि वो डिसीज़ को अच्छे से ट्रीट कर सके, जस्टिफिकेशन दे सके अपनी ट्रीटमेंट का, और रैशनली ट्रीट करे हर एक डिसीज़ को। जस्टिफिकेशन देना यानी उससे रिलेटेड जस्टिफाई करना कि वो उसने क्यों किया, कैसे किया, कब किया, वगैरह वगैरह। और रैशनली मीन्स लॉजिकली। Now, in the third aphorism and in the fourth aphorism, Hahnemann Sir explains about the knowledge of physician must have in order to restore the sick to health. यानी कि अब थर्ड एफोरिज्म और फोर्थ एफोरिज्म हम हैनेमन सर ने ये एक्सप्लेन किया है कि कौन सा नॉलेज एक फिजिशियन के पास होना चाहिए ताकि वो अपनी हेल्थ को, अपने पेशेंट की हेल्थ को रिस्टोर कर सके सिक वाली कंडीशन से। Hahnemann Sir comments, if the physician clearly pursues this knowledge, then he understands how to treat judicially and rationally, and he is the true practitioner of healing art. यानी हैनेमन सर इस एफोरिज्म में ये बताते हैं कि अगर फिजिशियन ये सारी चीज़ें क्लियरली परस्यू कर ले, समझ ले, अपने पास ये नॉलेज को रख ले, तो ये नॉलेज से उसको हेल्प होगी टू अंडरस्टैंड कि उसको कैसे जुडिशियली और रैशनली किसी भी पेशेंट को ट्रीट करना है, और इसके बाद वो ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट कहलाएगा कि उसको अब हीलिंग आर्ट अच्छे से आता है और वो उसका ट्रू प्रैक्टिशनर है अगर उसके पास ये सारा नॉलेज है और वो जुडिशियली और रैशनली अपने पेशेंट को ट्रीट करता है। This aphorism can be considered as an essence of the organon or key and index of the organon because they are the essence what is explained in the entire organon. इस aphorism का आप ऐसा भी मान सकते हो कि ये पूरे के पूरे organon का एक essence है, कि इसमें वो सारी चीज़ें इन शॉर्ट में दी गई है एज एन इंडेक्स काइंड ऑफ फॉर्म में, कि एन इंडेक्स है ऑर्गेनन की, कि इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई है जो आगे एक्सप्लेन होने वाली है ऑर्गेनन ऑफ द मेडिसिन बुक में। What we find in the rest of the book is nothing more than an elaboration of the subjects outlined in these two sections. यानी कि थर्ड और फोर्थ एफोरिज्म में जो भी टॉपिक्स के बारे में इन शॉर्ट में बताया गया है, वही चीज़ों को एलाबोरेटेड वे में पूरी ऑर्गेनन वाली बुक में बताया गया है। तो यहाँ पर हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं वही बुक उस सारे पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स, ये सारे सब्जेक्ट्स ही इलाबोरेट किए गए हैं पूरे के पूरे ऑर्गेनन में। विदाउट दिस नॉलेज द फिजिशियन कैन नॉट बी कॉल्ड द प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट। और अगर फिजिशियन के पास ये सारा नॉलेज नहीं होगा तो उसको हम प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट नहीं बोल सकते। द नॉलेज ऑफ द फिजिशियन हैज़ टू बी पोसेसेस आर मेंशन्ड इन द थर्ड एफोरिज्म आर। अब वो नॉलेज जो फिजिशियन के पास होना चाहिए, जिसके बारे में हैनेमन सर ने थर्ड एफोरिज्म में बात की है, उसके अंदर जो पॉइंट्स कवर अप किए हैं थर्ड एफोरिज्म में, वो टोटल 8 पॉइंट्स हैं। कौन कौन से 8 पॉइंट्स है? सबसे पहला है नॉलेज ऑफ डिसीज, फिर दूसरा है नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, फिर तीसरा है नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज, एंड फोर्थ वन इज नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी। फिफ्थ वन इज
knowledge of the exact mode of preparation or pharmacy. Sixth one is knowledge of proper dose required. Seventh one is knowledge of repetition of dose. And eighth one is knowledge of obstacles to cure and the removal. फोर्थ एफोरिज्म में हैनेमन सर ने जो पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं वो है नॉलेज ऑफ द थिंग्स दैट डिरेंज हेल्थ, द थिंग्स दैट कॉजेज डिसीज एंड हाउ टू रिमूव देम फ्रॉम द पर्सन. ये जनरल इंट्रोडक्शन हुआ. कभी भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इंट्रोडक्शन में से आप कुछ एक दो पॉइंट्स लिखकर फिर आप थर्ड एफोरिज्म के बारे में लिख रहे हैं तो ये 8 पॉइंट्स लिख दो, या फिर फोर्थ एफोरिज्म के बारे में लिख रहे हैं तो ये 3 मिनी पॉइंट्स आपको कवर करने हैं. अब देखते हैं थर्ड एफोरिज्म में जो भी पॉइंट्स हैनेमन सर ने मेंशन किए हैं उसमें कौन सी चीज़ें हम याद रखनी है, कौन सी चीज़ों के बारे में ध्यान देना है. सो 8 के 8 पॉइंट्स को इन डिटेल में हम समझेंगे. इसमें से जो भी पॉइंट्स आप कंफर्टेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हो अपनी लॉन्ग क्वेश्चंस में राइट करने के लिए, क्योंकि एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा तो फिर आप अपने आप से आंसर लिख सकोगे. सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज नॉलेज ऑफ द डिसीज, यानी कि सबसे पहले तो हमारे पास डिसीज का नॉलेज होना चाहिए. Homeopaths believe that the cause of disease is the derangement of the vital force, and this causes effect into different states of the disease according to individual constitution. होम्योपैथ्स का ऐसा मानना है कि जो कॉज है डिसीज का वो है डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स, यानी कि वाइटल फोर्स जब डिरेंज होगा तभी कोई ना कोई डिसीज होगी. This cause affects into different states of the disease according to individual constitution. अब ये जो वाइटल फोर्स की डिरेंजमेंट है उसके कारण कोई भी डिसीज हुआ तो इसके क्या इफेक्ट्स होंगे, वो डिफरेंट इफेक्ट्स होंगे, डिफरेंट स्टेट्स में होंगे, डिफरेंट डिसीज में होंगे. और ये डिपेंड करेगा इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन पे कि एक पर्सन का इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस पर्सन पे क्या इफेक्ट्स आएंगे, कौन से स्टेट्स में आएंगे वगैरह वगैरह. इसीलिए इंडिविजुअलाइजेशन को होम्योपैथी में हम इम्पोर्टेंट मानते हैं. सो होम्योपैथी बिलीव्स दैट द कॉज ऑफ डिसीज इज द डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स एंड दिस कॉज इफेक्ट्स इनटू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द डिसीज अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन. The first item of knowledge that the physician is to acquire is the knowledge about the disease. यानी सबसे पहली चीज़ या फिर सबसे पहला नॉलेज जो फिजिशियन के पास होना चाहिए, जो फिजिशियन को गेन करना चाहिए, एक्वायर करना चाहिए, वो है अबाउट द डिसीज. यानी उसे सबसे पहली चीज़ जो पता होनी चाहिए वो है डिसीज के बारे में कि डिसीज क्या है, कैसे है वगैरह वगैरह. In the very beginning of the aphorism third, Hahnemann says that the physician should clearly pursue what is to be cured in the disease, that is to say, in every individual case of the disease. यानी कि थर्ड एफोरिज्म के स्टार्टिंग में ही हैनेमन सर हमें बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन करते हैं, ये समझाते हैं, ये बताते हैं कि अगर फिजिशियन के पास ये नॉलेज अच्छे से होगा, मतलब कौन सा नॉलेज, नॉलेज ऑफ डिसीज, तो उसको पता चलेगा कि किस डिसीज़ में क्या क्योर करना है. ये चीज़ अगर उसको अच्छे से पता चल गई हर एक इंडिविजुअल केस में तो वो अच्छे से डिसीज़ को क्योर कर पाएगा. मतलब कि डिसीज़ को क्योर करने के लिए ये उसको क्लियरली पता होना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल केस में उसको क्या क्योर करना है सबसे पहले उस डिसीज़ में से. Clearly pursues what is to be cured in a disease, that is to say, in every individual case of the disease. The translator has correctly used here the word pursue, which is to see into, not merely look upon with the external eye, but to clearly understand, to apprehend with the mind and understanding. यानी कि यहाँ पर ट्रांसलेटर जो है वो करेक्टली इस वर्ड को यूज़ करते हैं परस्यू को, क्योंकि वो यहाँ पर बताना चाहते हैं कि ना कि सिर्फ हमें किसी भी डिसीज़ को सिर्फ हमने एक्सटर्नल आई से देखना है, ऊपर ऊपर से देखकर दवाइयाँ दे देनी है, हमें समझना है, क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, अप्रीहेंड करना है हमारे माइंड से और अंडरस्टैंडिंग से कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द पैथोलॉजी एंड ऑल. इन परसीविंग व्हाट इज़ टू बी क्योर्ड इन डिसीज वन मस्ट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर. और ये परसीव करने में कि क्या डिसीज़ में क्योर करना है हमें मूव करना चाहिए फ्रॉम जनरल पॉइंट्स टू पर्टिकुलर. यानी कि जनरल पॉइंट्स को कंसिडर करते करते फिर पर्टिकुलर पॉइंट्स को कंसिडर करना है और फिर हमें देखना है कि उस डिसीज़ में हमें पर्टिकुलरली क्या क्योर करना है, उसमें क्या इंडिविजुअल केस में डिफरेंट है वगैरह वगैरह. क्योंकि दो लोगों को अगर कोल्ड और कोराइजा है तो हो सकता है कि दोनों की मेडिसिन होम्योपैथिकली डिफरेंट हो. सो द नॉलेज ऑफ द डिसीज कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर 2 ब्रॉड हेडिंग्स. तो जो नॉलेज है ये हमारी डिसीज का, उसको हम अभी भी 2 ब्रॉड हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट है नॉलेज ऑफ डिसीज इन जनरल एंड सेकंड है नॉलेज ऑफ डिसीज इन पर्टिकुलर, दैट इज इंडिविजुअलाइजेशन. यानी कि सबसे पहले तो हमें डिसीज के बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स पता होने चाहिए. वो फॉर एग्जांपल अगर हम इन्फ्लामेशन का एग्जांपल लें तो इन्फ्लामेशन में हमें कार्डिनल साइंस पता होने चाहिए, उसकी नॉर्मल पैथोलॉजिकल कंडीशंस पता होनी चाहिए वगैरह वगैरह. लेकिन पर्टिकुलर में उस
पर्टिकुलर पर्सन में इंडिविजुअलाइजेशन के रूप से क्या ऐसा डिफरेंट है नॉर्मल इन्फ्लामेशन से, या फिर दूसरे पर्सन के इन्फ्लामेशन से, या फिर कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो उस इन्फ्लामेशन में उस पर्सन का क्या पर्टिकुलर है, यानी इंडिविजुअलाइजेशन पे फोकस करना। आई होप आई मेड दिस क्लियर, दिस 2 पॉइंट्स। फिर भी अगर कुछ है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। सो 2 ब्रॉड हेडिंग्स में हमने नॉलेज ऑफ डिसीज को डिवाइड किया। पहला है नॉलेज ऑफ डिसीज इन जनरल एंड दूसरा है नॉलेज ऑफ डिसीज इन पर्टिकुलर, दैट इज इंडिविजुअलाइजेशन। तो यहाँ पर हमने हमारा फर्स्ट पॉइंट नॉलेज ऑफ डिसीज को अच्छे से समझ लिया, कंप्लीट कर लिया। अब देखो नॉलेज ऑफ डिसीज है, क्या चीज़ें हमें देखनी है। सबसे पहले तो नॉलेज ऑफ डिसीज, यानी कि एक फिजिशियन के पास ये नॉलेज होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल केस में उसको उस डिसीज में क्या क्योर करना है, जिससे पेशेंट को इंस्टेंट या फिर स्पीडी रैपिड क्योर मिले। तो ये बात हुई नॉलेज ऑफ डिसीज का, अगर एक पॉइंट में मैं समरी कहूँ तो। फिर नॉलेज ऑफ डिसीज को हमने 2 ब्रॉड हेडिंग्स में डिवाइड किया, क्योंकि किसी भी डिसीज के बारे में हम अगर पॉइंट्स लेते हैं तो वी शुड गो फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। सो सबसे पहला है नॉलेज ऑफ डिसीज इन जनरल एंड दूसरा है नॉलेज ऑफ डिसीज इन पर्टिकुलर दैट इज इंडिविजुअलाइजेशन। अब जो जनरल है उसमें हमें कॉमन सिम्टम्स ऑफ द डिसीज लेना है, जिससे हम डायग्नोज कर पाए किसी भी डिसीज को। और जो इंडिविजुअल है उसमें हम स्ट्रेंज, अनकॉमन और पिक्यूलर सिम्टम्स लेंगे, यानी इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट करेंगे। सो ये पूरी की पूरी समरी हो गई नॉलेज ऑफ डिसीज की। यहाँ तक हमने किया इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पॉइंट नॉलेज ऑफ डिसीज। अब हम करेंगे नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, सेकेंड पॉइंट। हमारा सेकेंड पॉइंट है नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर। मेडिसिनल पावर का नॉलेज। तो मेडिसिन आर द ओनली वेपन्स इन द हैंड्स ऑफ द फिजिशियन टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज, यानी कि मेडिसिन सिर्फ ऐसे वेपन्स है हमारे फिजिशियन के हाथ में जिसके थ्रू हम डिसीज के अगेंस्ट फाइट करेंगे। Medicines are the only weapons on the hands of the physician to fight against the disease. Hence, acquiring the knowledge of the medicine is mandatory for the physician. और इसीलिए मेडिसिन का नॉलेज होना फिजिशियन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये नॉलेज को एक्वायर करना फिजिशियन के लिए मैंडेटरी है। Before discovering homeopathy, in one context, Hahnemann writes to his friend, I have been putting, ये देखो ब्रैकेट में है, यानी ये ऑप्शनल पॉइंट है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हमने मेंशन किया है इसको। सो बिफोर डिस्कवरिंग होम्योपैथी, यानी जैसे ही हमने होम्योपैथी को डिस्कवर किया उससे पहले के टाइम में हैनेमन सर ने एक कॉन्टेक्स्ट में, एक लेटर में अपने फ्रेंड को लिखा था कि आई हैव बीन पुटिंग ड्रग्स ऑफ विच आई हैव लिटिल इनटू द बॉडीज ऑफ विच आई नो लिटिल और लेस, सो आई कैन बट renounce the practice of medicine that I may no longer incur the risk of injury. इन शॉर्ट ये लेटर है वो ट्रांसलेट करके कुछ इस तरीके से हमें ट्रांसलेटर ने दिखाया है, लेकिन हैनेमन सर बेसिकली ये कहना चाहते थे कि उन्होंने अपने फ्रेंड को ये कहा था एक लेटर के थ्रू कि जो ड्रग्स वो दे रहे हैं उसके बारे में उन्हें बहुत कम पता है, तो आगे जाकर वो इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते कि जिस चीज़ के बारे में उनको उतना पता ही नहीं है वो उसके पेशेंट को देकर हो सकता है कि वो उसको लॉन्गर टाइम में, लॉन्गर पीरियड में कोई इंजरी पहुंचाए पेशेंट को। तो ऐसी कोई इंजरी का हैनेमन सर अब रिस्क नहीं लेना चाहते, और ना ही वो ऐसी कोई दवाइयाँ देना चाहते हैं जिसके बारे में उनको उतना ज़्यादा पता ही नहीं है कि वो बॉडी में जाकर करती क्या है। इसीलिए हैनेमन सर ने अपनी प्रैक्टिस को रिनाउंस करना, मतलब स्टॉप करने के बारे में सोचा था। Such was the condition of the knowledge of medicine of the 18th century physician. The pharmacy was not well developed on these days. ऐसी कुछ कंडीशन थी नॉलेज ऑफ द मेडिसिन की 18th सेंचुरी में, क्योंकि फिजिशियंस के पास ना तो फार्मेसी का उतना ज़्यादा नॉलेज था उस समय पे कि कौन सी मेडिसिन क्यों दी जाती है या फिर वो बॉडी में जाकर क्या काम करती है। बस बेसिकली ये चीज़ हुई, ये मेडिसिन सेम टू सेम, अगर 10 पेशेंट भी आएंगे तो कॉल कोराइजा के लिए एक ही मेडिसिन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट डिफरेंट हो जाएगी। सो फार्मेसी उतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी उस दिनों में, और ओल्ड स्कूल का तो वैसे ही कुछ ठिकाना नहीं है, क्योंकि उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैनेमन सर ने थियोरेटिक मेडिसिन फुटनोट नंबर 1 में भी मेंशन किया है। सो ऐसी कुछ कंडीशन थी फार्मेसी की उस ज़माने में, इसलिए टू अवॉइड दिस हैनेमन सर स्ट्रेस टू प्रूव द होम्योपैथिक मेडिसिन ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स बिफोर एम्प्लॉइंग देम ऑन द पेशेंट। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हैनेमन सर ने ह्यूमन प्रूविंग स्टार्ट की, हेल्दी ह्यूमन प्रूविंग, ताकि उनको पता चले कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो पेशेंट को देने के टाइम क्या काम करेगी, क्योंकि वो हेल्दी ह्यूमन बींग्स में उन्होंने प्रूव करके देखा है कि कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं।
ये सारा डिटेल में हमने बायोग्राफी में अंडरस्टैंड किया है कि हैनेमन सर ने ऐसा क्यों सोचा, कब सोचा, वगैरह वगैरह. सो टू अवॉइड दिस हैनेमन सर स्ट्रेस टू प्रूव द होम्योपैथिक मेडिसिन ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स बिफोर एम्प्लॉइंग देम ऑन द पेशेंट, यानी पेशेंट को एम्प्लॉय करने से पहले, पेशेंट को मेडिसिन देने से पहले वो मेडिसिन वेल प्रूवन होनी चाहिए हेल्दी ह्यूमन बींग्स में. The disease produces capacity of medicine in the disease causing power of the medicine, and that is the important knowledge of the medicine. So जो डिसीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है किसी भी मेडिसिन की, यानी कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग में जब कोई मेडिसिन दी जाती है तो उसमें क्या प्रोड्यूस करते हैं, सिम्टम्स, साइंस, यानी कि वो डिसीज, उसकी डिसीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी हुई. वहीं डिसीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी उस मेडिसिन की डिसीज क्योरिंग पावर होगी, क्योंकि वो मेडिसिन जब सिक पर्सन में दी जाएगी तो वो उस सारे सिम्टम्स और साइंस को क्योर करेगी. तो डिसीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ द मेडिसिन इज द डिसीज क्योरिंग पावर ऑफ द मेडिसिन, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट नॉलेज ऑफ द मेडिसिन. और ये इंपॉर्टेंट नॉलेज है मेडिसिन का. आप इस पॉइंट में और कुछ लिखो ना लिखो, ये पॉइंट तो आपको मेंशन करना ही है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नॉलेज है मेडिसिन के रिलेटेड जो फिजिशियन को पता होना चाहिए और एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की प्रूविंग के बारे में. नो मेडिसिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट अनलेस इट्स पैथोजेनेटिक पावर इज वेल प्रूवन ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्टर नहीं करनी है आपको किसी भी पेशेंट को जब तक उसकी पैथोजेनेटिक पावर, यानी कि डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर या फिर डिसीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी बोलते हैं, वो वेल प्रूवन ना हो हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स में. सो कंक्लूजन क्या है बेसिकली इस पॉइंट का, कि नॉलेज ऑफ द मेडिसिन डिनोट्स द नॉलेज ऑफ द पैथोजेनेटिक पावर, यानी कि वो पावर जिससे डिसीज प्रोड्यूस होती है, कॉन्सिक्वेंटली द डिसीज क्यूरेटिव पावर, और वो पावर जो सिक पर्सन में डिसीज को क्योर करेगी. तो जब तक मेडिसिन का ये नॉलेज आपके पास ना हो of the medicine which can be known to the drug proving on healthy individual, and also to some extent by applying medicines on sick people with some care and restrictions, यानी कि नॉलेज ऑफ द मेडिसिन में आपको इतना पता होना चाहिए कि ये हेल्दी ह्यूमन बीइंग में आपने किसी भी मेडिसिन को दिया तो उसकी जो पैथोजेनेटिक पावर है या फिर डिसीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो क्या है, डिसीज क्योरिंग कैपेसिटी है वो क्या है. और ये दोनों चीज़ों को जानने के लिए आपको हेल्दी ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसमें अच्छे से प्रूविंग करनी पड़ेगी, और कुछ हद तक आपको डिसीज क्योरिंग पावर को जानने के लिए आपको उसको सिक पर्सन में भी देखकर कुछ केयर और रेस्ट्रिक्शन के साथ उसमें भी ऑब्जर्वेशन करना होगा. और ये इसके बाद आपको किसी भी मेडिसिन का अच्छे से नॉलेज आपको मिलेगा. सो नॉलेज ऑफ द मेडिसिन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन प्रूविंग, कुछ एक्सटेंट तक सिक प्रूविंग, ये दोनों चीज़ें क्यों क्या जानने के लिए, नॉलेज ऑफ द पैथोजेनेटिक पावर यानी नॉलेज ऑफ द डिसीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, एंड नॉलेज ऑफ द डिसीज क्यूरेटिव पावर, ये दोनों चीज़ों को जानने के लिए ये दोनों टाइप्स की प्रूविंग. और मेडिसिन है वो हमें कब तक एडमिनिस्टर नहीं करनी है, जब तक हमें उसकी पैथोजेनेटिक पावर के बारे में पता ना चले. ये दोनों चीज़ें, ये दोनों पावर मेडिसिन की एक ही होती है, और ये इंपॉर्टेंट नॉलेज है हमारी मेडिसिन से रिलेटेड. तो यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट्स कंप्लीट हुए, नॉलेज ऑफ ड्रग एंड पहला पॉइंट था हमारा नॉलेज ऑफ डिसीज, यानी कि नॉलेज ऑफ डिसीज एंड नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर इज कंप्लीटेड. नाउ अवर थर्ड पॉइंट विल बी नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज, यानी कि हमने जो ड्रग नॉलेज के बारे में पढ़ा, जो डिसीज नॉलेज के बारे में पढ़ा, तो ड्रग नॉलेज हमें मिल गया, डिसीज नॉलेज मिल गया, हमने डायग्नोसिस कर ली, हमने मेडिसिन फाइंड कर ली, लेकिन मेडिसिन फाइंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये दोनों नॉलेज को आप ओवरलैप कैसे करोगे, आप एक दूसरे पे अप्लाई कैसे कर पाओगे. सो नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज, यानी कि ड्रग का जो आपके पास नॉलेज है उसको आप कैसे डिसीज नॉलेज पे अप्लाई करके पेशेंट को क्योर दिलाओगे. दिस इज अवर थर्ड पॉइंट. Application of the medicine to the patient in order to achieve the highest ideal of cure is an art. तो कोई भी मेडिसिन को अप्लाई करके किसी भी पेशेंट को देकर उसके बाद हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, यानी कि जो बेस्ट पॉसिबल क्योर है वो कैसे आपको लाना उस पेशेंट में, वो एक आर्ट है. There are several methods of application of medicine recommended by the physicians or pioneers. बहुत सारी ऐसी मेथड्स हैं जिसकी एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन के थ्रू आप देख सकते हो कि फिजिशियन या फिर पायोनियर्स ने हमें रिकमेंड किए हैं कि आपको कैसे उस मेडिसिन को अप्लाई करना है, देना है, वगैरह वगैरह. आउट ऑफ विच ऑपोजिट लॉ, एंटीपैथी एंड लॉ ऑफ सिमिलिया, होम्योपैथी as well as the effects which lack the link between disease and medicine are more popular, यानी कि the effects which lack the link between disease and medicine are more popular, यानी कि एलोपैथी, ओल्ड स्कूल मेथड. तो ये 3 चीज़ें, एंटीपैथी, होम्योपैथी और एलोपैथी या फिर ओल्ड स्कूल मेथड, ये 3 ज़्यादा रिकरेंट या फिर ज़्यादा भोग में थी, प्रिवेलेंट में थी उस समय में.
Among this variant of mode of treatment, the physician has to select which one of them is the most suitable ones. ये तीनों में से फिजिशियन को डिसाइड करना है कि सबसे ज़्यादा कौन सी मेथड है वो उस केस में सूटेबल है, क्योर दिला सकती है या फिर बेस्ट है. Hahnemann sir has explained and proved that the homeopathy is the only curative method of treatment of natural disease. हैनेमन सर ने ये एक्सप्लेन किया है, ये प्रूव किया है कि होम्योपैथी में होम्योपैथी ही एक ऐसे सिस्टम है जिसमें आप क्योर ला सकते हो, पेशेंट को नेचुरल ट्रीटमेंट देकर नेचुरली डिसीज को क्योर कर सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स. सो हैनेमन सर एक्सप्लेन्ड and proved that the homeopathy is the only curative method of the treatment of the natural disease. यानी नेचुरली आपको किसी भी डिसीज को ठीक करना है तो होम्योपैथी इज द बेस्ट थिंग. बाकी कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होंगे या फिर सप्रेशन या फिर पैलिएशन होगा. सो होम्योपैथी इज द बेस्ट. एंड एक्सपीरियंस ऑल्सो टीचर्स दैट द लॉ ऑफ सिमिलिया इज द ओनली क्यूरेटिव लॉ. और एक्सपीरियंस से भी ये पता चलता है, हिस्ट्री भी हमने देखी हुई है, हमारे चैनल पर हिस्ट्री से रिलेटेड भी सारे वीडियोस अपलोडेड है और हिस्ट्री से रिलेटेड ही सारे वीडियोस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, क्योंकि हिस्ट्री और कहीं आपको इतनी अच्छे से मिलेगी ही नहीं. अभी हिस्ट्री की नोट्स भी रेडी है, आगे जाकर जब हम एफोरिज्म्स है वो कुछ हद तक कवर अप कर लेंगे, फिर हिस्ट्री नोट्स में से भी देखेंगे एक बार. सो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि एक्सपीरियंस भी ये बताता है कि लॉ ऑफ सिमिलिया है वही एकमात्र क्यूरेटिव लॉ है. ये एक्सपीरियंस से भी हमने सीखा है क्योंकि लॉ ऑफ सिमिलिया एक नेचुरल लॉ है जिसको हैनेमन सर ने मॉडरेट करके मॉडिफाई करके हमारी होम्योपैथी का मेन फंडामेंटल लॉ बनाया है, क्यूरेटिव लॉ बनाया है. सो ये पहले से ही नेचर में एग्जिस्ट करता था, ये कोई चेंज होने वाली थियरी नहीं है. तो एक्सपीरियंस के साथ हमें ये भी पता चलता है कि यही एक क्यूरेटिव लॉ है. Hence, the physician should have sound knowledge about the homeopathic law of cure. So, ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है, how to apply drug knowledge to disease knowledge, इसमें सबसे पहला या फिर सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज जिसके बारे में फिजिशियन को पता होना चाहिए वो है होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर के बारे में और उसके प्रॉपर एप्लीकेशन के बारे में. क्योंकि होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर और उसका प्रॉपर एप्लीकेशन पता होगा तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा कि आपको कैसे किसी ड्रग नॉलेज को अप्लाई करना है डिसीज नॉलेज पे. Hence, the physician should have the sound knowledge about the homeopathic law of cure and its proper application. Hahnemann sir states that to achieve highest ideal of cure, the selection of proper remedy, selection of proper potency, as well as repetition of remedy is also important. So, Hahnemann sir ने ये भी बताया है कि इसके साथ साथ कैसे आपकी रिपीटेशन, पोटेंसी, रेमेडी का सिलेक्शन वगैरह वगैरह कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे आगे के पॉइंट्स में हम पढ़ने ही वाले हैं. So, application of the drug knowledge to disease knowledge इज़ अ मैटर ऑफ मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस. और ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से पता चलती जाएगी कि आपको कैसे ये सारी चीज़ें करनी है. लेकिन थियोरेटिकली अगर क्लियर होगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है. सो द एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज इज अ मैटर ऑफ मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस. यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट खत्म हुआ. नाउ अवर फोर्थ पॉइंट इज नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी. सॉरी अगर आज की वीडियो में थोड़ी आवाज़ ठीक नहीं आ रहा है तो क्योंकि गला थोड़ा बैठ गया है तो इसलिए आवाज़ थोड़ी कम ज़्यादा हो रही होगी बीच बीच में, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. लेकिन अब फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हमारे नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी की तरफ. लॉ ऑफ सिंगल रेमेडी इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ होम्योपैथी. यानी कि जो सिंगल रेमेडी का लॉ है वो भी हमारा एक होम्योपैथी का फंडामेंटल लॉ है. सिंगल रेमेडी का लॉ मतलब हमें एट अ टाइम सिंगल मिनिमम रेमेडी को प्रिस्क्राइब करना है किसी भी पेशेंट को. ये लॉ हमने इन डिटेल कार्डिनल प्रिंसिपल्स में पढ़ा था. ये सारी वीडियोस भी चैनल पर अपलोडेड है क्योंकि हमने बेसिक से ही स्टार्ट किया है. इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, ऑर्गन इन द बुक्स से रिलेटेड सारे बुक्स के एडिशन वगैरह, कार्डिनल प्रिंसिपल्स, ये सारी बेसिक चीज़ें और लॉजिक भी, इंडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक, सारे वीडियोज अपलोडेड है. सारी चीज़ें चैनल पे अवेलेबल है, जाकर जल्दी से देखो और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो. लेकिन बेसिकली अभी फंडामेंटल लॉ ऑफ होम्योपैथी है, ये हमारा लॉ ऑफ सिंगल रेमेडी, ये हमने पढ़ा है अच्छे से इन डिटेल. सिलेक्टिंग द सिंगल रेमेडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज डिफिकल्ट टास्क. ये हमें पता है कि सिंगल रेमेडी को सिलेक्ट करना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क भी है और साथ ही साथ जितना सुनने में ईजी लगता है उतना ही डिफिकल्ट भी है टास्क. अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है होम्योपैथी की प्रैक्टिस में तो ये आपको टास्क डिफिकल्ट लगने वाला है. लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपको सब पता है, अच्छे से समझा हुआ है, देन इट इज़ ईजी फॉर यू.
During case taking, a physician finds that the symptom of the patients are actually similar to the group of drug picture in our materia medica. अगर आपके पास केस टेकिंग का अच्छा नॉलेज है और उसके बेस पर आपको कैसे टोटालिटी बनानी है वो आपको पता है, और फिर टोटालिटी के बेस पर आपको कैसे ड्रग पिक्चर को मैच करके मटीरिया मेडिका में से सिमिलर मेडिसिन फाइंड करनी है ये पता है, तो जैसे ही आप केस टेकिंग करोगे पेशेंट का सिमिलर ग्रुप ऑफ ड्रग पिक्चर्स आपको मटीरिया मेडिका में मिलेंगे। यानी कि एक मेडिसिन वैसी 3-4 या फिर उससे भी ज़्यादा मेडिसिन मिल सकती है वैसी ही ड्रग पिक्चर वाली, लेकिन उसमें से बट ओनली द मोस्ट सिमिलम एंड सिंगल रेमेडी हैज़ टू बी एडमिनिस्टर्ड एट ए टाइम। लेकिन उसमें से जो सबसे ज़्यादा सिमिलम होगी वैसी ही आपका सिंगल रेमेडी को एडमिनिस्टर करना है एक टाइम पे। So the process of considering only the peculiar and uncommon symptoms will help the physician in selecting the single remedy. सो ऐसे ही सिम्टम्स का आपको कंसिडर करना है उस प्रोसेस में कि जो पिक्यूलर हो, अनकॉमन हो, क्योंकि कौन से सिम्टम्स को आप सिलेक्ट करके टोटालिटी बनाते हो उस पर पूरी रेमेडी डिपेंड करती है। तो ये रेमेडी को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, पिक्यूलर अनकॉमन सिम्टम्स है उसको आपको अच्छे से लिखना है, उसके बाद ही आप सिंगल रेमेडी को अच्छे से सिलेक्ट कर पाओगे। ऑल द सिम्टम्स अल्टर्ड बाय द फिजिशियन आर नॉट ऑफ द सेम वैल्यू। यानी जो भी सिम्टम्स फिजिशियन ने लिखे हो सकता है वो सारे सिम्टम्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। द फिजिशियन मस्ट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एंड वर्थ ऑफ द सिम्टम्स इन द सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी। फिजिशियन को ये पता होना चाहिए कि सिम्टम्स का क्या वर्थ है, क्या इंपॉर्टेंस है सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी में। He should clearly distinguish the symptoms of the utmost and minor importance. फिजिशियन को ये भी पता होना चाहिए कि उसको कौन से सिम्टम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है और कौन से सिम्टम्स को कम इंपॉर्टेंस देना है। His choice of remedy should always be based on valuable symptoms which will reflect the totality of the case. उसकी choice of remedy डिपेंड करेगी totality of the case पे, और totality of the case valuable symptoms से ही आपको मिलेगा। वैल्यूएबल सिम्टम्स आप लेंगे तभी आपको अच्छी टोटालिटी का रिफ्लेक्शन मिलेगा केस में। सो ये यहाँ तक आपने क्या समझा कि चॉइस ऑफ रेमेडी में सबसे पहली चीज़ लॉ ऑफ सिंगल रेमेडी, जो कि हमारा एक फंडामेंटल लॉ है कि हमें एक सिंगल रेमेडी को ही प्रिस्क्राइब करना है, और उसके लिए हमारे पास सिम्टम्स क्या, कौन से सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है, कौन से सिम्टम्स को कंसिडर करना है, कौन से सिम्टम्स को कंसिडर नहीं करना है, ये नॉलेज भी अच्छे से हमारे पास होना चाहिए। यानी एक ही पॉइंट के अंदर 2 पॉइंट्स को अच्छे से कवर अप कर लिया है। और इस चीज़ के लिए यानी कि नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रेमेडी के लिए इट नीड्स द नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिका, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, अदर अलाइड मेडिकल सब्जेक्ट्स, ऑर्गेन एंड होम्योपैथिक फिलोसफी। यानी कि जब आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो सारे सब्जेक्ट्स को आप साइमल्टेनियसली अच्छे से यूज़ करके आप जब उसको उसके संगम से, मतलब अच्छे से अगर आपके पास सारे नॉलेज होंगे तो आपको पता होगा कैसे डायग्नोसिस करना है, प्रोग्नोसिस करना है, कौन से सिम्टम्स को मेंशन करना है, नहीं करना है, वगैरह वगैरह। तो आपको पता चलेगा कि कौन सी रेमेडी को आपको चूज़ करना है और कौन से सिम्टम्स को आपको कंसिडर करना है टोटालिटी में, वगैरह वगैरह। ये 4 पॉइंट्स हमने देखे आज की वीडियो में। रिवीजन वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसके लिए आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। 5th पॉइंट नॉलेज ऑफ फार्मेसी के लेकर आगे के चारों पॉइंट, यानी कि फार्मेसी, प्रॉपर डोज या फिर पोटेंसी वाला पॉइंट, रिपीटेशन वाला पॉइंट एंड लास्ट में ऑब्स्टिकल्स टू बी क्योर वाला पॉइंट, ये सारी चीज़ें हम करेंगे पार्ट 2 रिविजन में, यानी कि रिविजन का पार्ट 2 वीडियो होगा उसमें। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।